दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो एक साईफाई कहानी है। और ये साईफाई कहानी कोई यूं ही एवे टैवे कहानी नहीं है। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। ये एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, लेखक से पहले वो एक वैज्ञानिक हैं, और वो भी बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक। ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और बहुत ही छोटी उम्र से ही इन्होंने न जाने कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स और प्राइजेस जीते हैं। डॉक्टरेट की उपाधि के साथ साथ इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो जब ऐसा महान वैज्ञानिक कोई साईफाई कहानी लिखेगा तो ज़रा सोचिए कि उसका लेवल क्या होने वाला है। तो आइए बिना देर किए मज़ा लेते हैं आज की इस कहानी का, जिसका नाम है हरे आक्रमणकारी। टॉम रॉरिक ने डैशबोर्ड पर उड़ती सी नज़र डाली और मन ही मन कुछ हिसाब लगाया। अल पैसो अभी 37 मील दूर था। टेक्सास एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ना और बात है, और इसके आर पार गाड़ी चलाना दूसरी बात। इससे पहले भी टॉम हज़ारों मील की दूरियां गाड़ी चलाकर तय कर चुका था, लेकिन आज उसे किसी साथी की कमी बहुत ही खल रही थी, जो सीधे सपाट हाईवे पर गाड़ी चलाते समय उसके अकेलेपन को दूर कर सकता। दूर दूर तक फैले बड़े खाली मैदान भी एकदम सुनसान पड़े थे। टॉम की बोरियत को दूर करने में उनसे भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। पिछले 1 घंटे से उसके ऊपर थकान हावी हो रही थी, लेकिन रात होने से पहले ही उसे अल पैसो पहुंच जाना था और खाने और आराम करने की इच्छा को भी तब तक दबाकर रखना था। लेकिन क्या वो टाइम पर अल पैसो पहुंच पाएगा? उसे अपने ऊपर शक होने लगा कि वो गाड़ी चलाते हुए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो क्या वो रुक जाए और आंखें मूंद कर 10 मिनट झपकी ले ले? लेकिन अगर कहीं उसे गहरी नींद आ गई और वो देर तक सोता रहा तो क्या होगा? लेकिन तभी अचानक उसे रुकने का फैसला ही करना पड़ा। सीधी सड़क पर वो एक छोटे से मोड़ को नहीं देख पाया और अगले ही पल उसने एक झटके के साथ खुद को सड़क किनारे रेत में धंसा पाया। आखिरकार टॉम ने ये मान लिया कि फ़िलहाल वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है, और उसने गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया। शाम के झुटपुटे में पश्चिमी आसमान में रंगों की एक से बढ़कर एक छटा बिखर रही थी। टॉम को अपने स्कूली दिनों में पढ़ी उन पश्चिम के महानायकों की यादें ताज़ा हो गईं, जिनको घोड़ों पर सवार खुले मैदानों को रौंदते हुए डूबते सूरज की तरफ जाते दिखाया जाता था। लेकिन इस वक्त उनकी हकीकत पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि धरती पर ऐसी निर्जन जगहें अभी भी मौजूद हैं। खास करके अभी 1 हफ्ते पहले ही भारी भीड़ भाड़ के टाइम में मैनहट्टन शहर में गाड़ी चलाने के बाद तो ऐसे वीरानों की कल्पना करना और भी मुश्किल था। उसे लगा कि वो ये कल्पना क्यों नहीं करता कि उसे किसी दूसरे ग्रह पर भेज दिया गया है। आखिरकार टॉम साइंस कथाओं का दीवाना जो ठहरा, उस विचित्र से परिवेश में उसकी कल्पनाएं अचानक बहुत ही ऊंची उड़ान भरने लगी थीं। दूसरे ग्रहों के डिज़ाइन वाले अंतरिक्षयान, अजीबोगरीब बाहरी दुनिया के जीव, बहुत ही विकसित महान सभ्यताएं। क्या वाकई इन सब चीज़ों का कोई अस्तित्व है, या फिर इंसान इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में एकदम अकेला है, जैसे कि इस वक्त टॉम उस विशाल लेकिन निर्जन प्रदेश में एकदम अकेला था। अचानक ही टॉम को लगा कि वो एकदम अकेला नहीं था। पश्चिमी होराइजन पर उसे एक सफ़ेद सा धब्बा नजर आया। शायद वो वीनस ग्रह था जो सूरज डूबने के बाद चमक रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो धब्बा बड़ा होने लगा। टॉम के थके हारे दिमाग को ये सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी चेतना जैसे जाग उठी। वो जो भी चीज़ थी वो धीरे धीरे उसके नज़दीक आ रही थी। लेकिन वो चीज़ कितनी बड़ी थी। जिंदगी में पहली बार टॉम को लगा कि वो सुनसान जगह पर किसी चीज़ के सही आकार का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। क्या ये मुसीबत में फंसा हुआ कोई प्लेन था जो इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर रहा था? लेकिन उस चीज़ की ऊंचाई बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। हालांकि वो नज़दीक आ रही थी, और फिर ऊपर से वो हवाई जहाज़ जैसा तो कतई नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वो चीज़ पास आती गई, टॉम को एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। वो शोर धीरे धीरे
पहले से ज़्यादा असहनीय होता जा रहा था। आखिरकार अपनी कार में घुसकर टॉम ने शीशे चढ़ा लिए। इससे शोर थोड़ा कम तो हो गया, लेकिन उसके बाद टॉम को महसूस हुआ कि उसे उस शोर से परेशानी नहीं थी, बल्कि वो उसके तीखेपन से घबरा रहा था। अपनी सीट पर गिरने से पहले टॉम ने अपने कानों में ठूंसने के लिए टिश्यू पेपर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उस वक्त वो पूरे होशो हवास में था। भाग 2। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से उतरकर अपने खेत तक का सफ़र शुरू करने तक शिवा चलने की हालत में नहीं था। सतारा में उसका दिन अच्छा शुरू हुआ था। कई महीनों के बाद आज पहली बार उसे जुए में मोटा पैसा हाथ लगा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने जितना पैसा जीता था वो उस सारे पैसे की शराब खरीद कर पी गया था। इसीलिए जब बस के कंडक्टर ने उसे उसके गांव के स्टॉप पर धक्का देकर उतार दिया तो शिवा ने पैसे बचाने के लिए पैदल चलना ही बेहतर समझा। वो गांव तक जाने वाला एक छोटा रास्ता जानता था, जिससे जाने पर कुछ किलोमीटर की दूरी बच जाती। उस छोटे रास्ते पर वो कई बार चला था, लेकिन सिर्फ दिन के उजाले में। और अगर इस वक्त वो नशे में धुत ना होता तो उस रास्ते पर अमावस की इस रात में गांव हरगिज नहीं जाता, क्योंकि पूरे गांव का मानना था कि उस रास्ते पर भूतों का आतंक छाया हुआ था। लेकिन शिवा आज की रात जरा भी भयभीत नहीं था। शराब के नशे में भूत तो क्या, भूत के बाप का डर भी नहीं रहता। इसीलिए लड़खड़ाता हुआ वो उस रास्ते पर चला जा रहा था। उसकी एक ही मंजिल थी, अपने खेत पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना। लेकिन अचानक ही वो ज़मीन पर पड़ी किसी बड़ी सी चीज़ से जा भिड़ा। उसके मुंह से ढेरों गालियां उगल पड़ीं। इस सुनसान भूतों भरे रास्ते पर आधी रात को भला कौन बेवकूफ़ आया है। लेकिन शिवा ज़्यादा देर अंधेरे में नहीं रहा। अचानक ही रोशनी की एक तेज़ चमक पैदा हुई और शिवा को दिखाई दिया कि वो किस चीज़ से टकराया था। और फिर जो कुछ उसने देखा उससे उसका पूरा नशा झूमंतर हो गया। असल में वो ज़मीन पर पड़े एक आदमी से टकरा गया था। हाँ, था तो वो आदमी ही, लेकिन एकदम हरे रंग का। शिवा के देखते ही देखते हरे रंग का वो आदमी चमकने लगा और फिर आसमान की तरफ उड़ने लगा। जैसे ही शिवा ने ये देखने के लिए ताका कि आखिर वो जा कहाँ रहा है, उसे अजीब सा दिखने वाला एक अंतरिक्ष यान नजर आया। डर के मारे शिवा की बोलती बंद हो गई। उस दिशा से आते अजीब से शोर से उसके कान जैसे फटने लगे, और फिर क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। भाग 3। किसी को उसका असली नाम मालूम नहीं था। सब उसे सिस्टर मारिया कहते थे। वो सिसली के एक कॉन्वेंट में नन थी। कोई उसे कॉन्वेंट के दरवाजे पर लावारिस छोड़ गया था। वो गूंगी और बहरी थी, लेकिन दूसरों के साथ वो अपनी सुंदर लिखावट और विभिन्न तस्वीरों को बनाकर बिना किसी दिक्कत के बातचीत कर सकती थी। मारिया बहुत ही शर्मीली और अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। इसी कारण वो मदर सुपीरियर से सिर्फ तभी मिलती थी जब कोई बहुत ज़रूरी बात हो। उस दिन भी मारिया रोज़ाना की तरह शाम की प्रार्थना के बाद सैर के लिए गई थी, लेकिन सैर से लौटने पर आज वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित लग रही थी। मदर ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, क्या बात है मेरी बच्ची? साथ ही उन्होंने मारिया को एक राइटिंग पैड और पेंसिल भी दी। मारिया के पास बताने के लिए बहुत कुछ था। उसने ढेर सारे चित्र बनाए और कुछ लाइनें भी लिखीं। उन पन्नों पर लगातार नजरें गड़ाए देख रही मदर सुपीरियर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि मारिया कभी भी काल्पनिक तस्वीरें नहीं बनाएगी। उसने जो कुछ देखा और जिसके बारे में अब वो उनको खबर दे रही थी, उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर होगी। इन सारी बातों का आखिर मतलब क्या था? मारिया से और ज़्यादा सवाल जवाब करते समय मदर ने अपने क्रॉस को कसकर पकड़ रखा था। भाग 4। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे सीनियर साइंटिस्ट्स गॉडार्ड के वैज्ञानिक रॉजर बकलैंड का विदाई समारोह मनाने के लिए उनके अपार्टमेंट पर इकट्ठे हुए थे। रॉजर बकलैंड को नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों में सबसे करामाती समझा जाता था।
उसने नासा के स्काई लैब, स्पेस लैब, शटल आदि अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। असल में 1 दशक के अंदर ही वो इतना मशहूर हो गया था कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसे ही ढूंढा जाता था। और रॉजर उन गिने चुने वैज्ञानिकों में से एक था जो अपनी व्यस्तताओं के कारण किसी भी एक्साइटिंग से प्रोजेक्ट में काम करने के ऑफर को ठुकरा सकता था। जब कभी वो कोई नया काम हाथ में लेता तो खुद से यही कहता, ये मेरा आखिरी साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, इसके बाद मैं सिर्फ गोल्फ खेलूंगा और बोटिंग करूंगा। लेकिन उसके सारे साथी जानते थे कि उसका ये संकल्प सिर्फ वीकेंड के लिए होता था। सोमवार आते ही रॉजर फिर से अपनी मेज़ पर नजर आता था। ड्राई मार्टिनी का घूंट भरते हुए उसके एक साथी ने कहा, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं रॉजर कि इस बार तो तुम पूरे 2 महीने की छुट्टियां बिताकर ही काम पर लौटोगे। उस दोस्त को ऐसी विदाई पार्टियों से कोई परहेज नहीं था, बशर्ते उनके लिए ऐसी ही पार्टियां आयोजित होती रहें। रॉजर ने आंखों में चमक लाते हुए पूछा, लेकिन जॉन, मान लो कि जिस प्रोजेक्ट पर मुझे भेजा जा रहा है वहां से मैं लौटूं ही नहीं, तब तुम्हारी शर्त का क्या होगा बच्चू? अरे रॉजर, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। हमें पक्का यकीन है कि तुम एक योयो की तरह से वापस आ ही जाओगे। आखिरकार स्पेस ट्रैवल आज सफ़र करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। एक और वैज्ञानिक उनकी इस बातचीत में शामिल हो गया और बोला, हाँ, ये वाकई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। आज के टाइम पर स्पेस ट्रैवल करना एयर ट्रैवल करने से भी ज़्यादा सेफ है, और एयर ट्रैवल करना अपनी खुद की कार में चलने से ज़्यादा सेफ है। इस बात को सुनकर विली बोन्स नाम का एक आदमी, जो अभी हाल ही में भारत का दौरा करके लौटा था, वो बोला, और इसी तर्क को आगे बढ़ाया जाए तो यात्रा का सबसे खतरनाक तरीका है पैदल चलना, खास करके सड़क पार करना। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मुंबई जाकर देखो, वहां अगर सड़क पार कर आओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। कुमार मराठे, जो पहले मुंबई में रहता था, उसने इस मामले को स्पष्ट करना अपना परम कर्तव्य समझा। उसने कहा, विली, तुम एक बात भूल रहे हो। मुंबई में जेब्रा क्रॉसिंग सिर्फ सड़कों को सजाने के लिए होती है। कोई भी गाड़ी चलाने वाला पैदल चलने वालों को उनके ऊपर से सड़क पार करने देने के लिए रुकता ही नहीं है। और तुम अनपढ़ गंवार पश्चिम के लोग इतनी मामूली सी बात भी समझते नहीं हो। उसकी इस बात पर वहां हंसी के ठहाके गूंज उठे, लेकिन बोन्स ने गौर किया कि रॉजर उनकी हंसी में शामिल नहीं था। विली बोन्स साइंटिस्ट नहीं था, वो बस रॉजर के घर पर ठहरा हुआ था, इसीलिए वो उस पार्टी में शामिल था। लेकिन लोगों को ध्यान से देखना, उनके हाव भाव को परखना उसका काम था। पार्टी खत्म हो गई और रात के 2 बजे आखिरी मेहमान भी चला गया। रॉजर ने 10 गंदे ग्लास डिश वॉशर में डाल दिए और बॉटल्स को क्रेट में रख दिया। विली ने कॉफ़ी बनाई और 1 कप रॉजर के हाथ में थमा दिया। फिर दोनों आराम से कुर्सियों पर बैठकर बात करने लगे। अपनी ब्लैक कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए विली ने वो सवाल किया जो वो काफ़ी देर से पूछना चाह रहा था। उसने पूछा, रॉजर, आप मुझे ये बताओ कि क्यों किसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक को FBI एजेंट की मदद चाहिए? थोड़ी देर वहाँ खामोशी छाई रही। रॉजर चुपचाप अपनी कॉफ़ी की चुस्कियां लेता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना जवाब कहाँ से शुरू करे। विली धीरज के साथ इंतज़ार करता रहा। आखिरकार रॉजर ने बोलना शुरू किया, देखो विली, तुम जानते हो कि आज की पार्टी मेरे साथियों को अलविदा कहने का मेरा अपना तरीका है, क्योंकि मैं अपने अंतरिक्ष अभियान पर जा रहा हूँ। विली ने जवाब दिया, लेकिन इसमें नया तो कुछ भी नहीं है रॉजर। मैं बाहरी आदमी होते हुए भी देख सकता था कि तुम्हारे साथियों को तुम्हारे वापस लौटने की पूरी उम्मीद है और वो इसे अंतिम विदाई नहीं मान रहे हैं। आखिरकार ये तुम्हारा पहला अभियान थोड़े ही है। हाँ, तुम्हारी बात सच है विली, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरा आखिरी अभियान होगा। विली के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरे। उनको देखकर रॉजर अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर वो अपनी डेस्क के ड्रॉअर में से कागज़ों का एक बंडल निकाल कर लाया और उसने उनको विली के सामने रख दिया। विली ने बंडल खोला और पाया कि उसमें अखबारों की कतरनें भरी हुई थीं। इनमें कुछ इस तरह की खबरें थीं,
टेक्सास में उड़न तश्तरियाँ देखी गईं। भारतीय ग्रामीण उड़ने वाले हरे आदमी से टकराया। इटालियन नन से फरिश्ते मिलने के लिए आए। विली बोन्स हंसा और बोला, अरे तुमने कब से इन बेवकूफ़ी भरी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया? लेकिन रॉजर इस वक्त एकदम गंभीर था। देखो विली, मैं जानता हूँ कि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अखबारों में छपी इन बेसिर पैर की खबरों में यकीन नहीं करता। पहले भी कई मौक़ों पर मैंने सनकी लोगों द्वारा बाहरी दुनिया के जीवों को देखने या उनसे मिलने के दावों का सार्वजनिक तौर पर खंडन किया है। उड़न तश्तरियों का ये सारा पागलपन सन 1947 में शुरू हुआ था, जब एक शौकिया विमान चलाने वाले आदमी केनेथ आर्नोल्ड ने ये दावा किया था कि उसने प्लेट जैसी किसी चीज़ों को अपने प्लेन का पीछा करते देखा था। उसके बाद से तो ऐसे दावों की जैसे झड़ी ही लग गई थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन दावों की जांच पड़ताल करके उनको गलत साबित कर दिया था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, प्रोजेक्ट साइन, इसी तरह की लंबी चौड़ी जांच पड़तालें थीं, और इन सब से हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे दावों की पुष्टि कर सके कि कोई अज्ञात चीज़ यानी UFO बाहरी अंतरिक्ष से यहाँ आती है। लोग अक्सर शुक्र ग्रह को उड़न तश्तरी समझ लेते हैं। हो सकता है कि उन्होंने इंसान के बनाए हवाई जहाज़ों या स्पेस शटल्स को देखा हो सकता है उनमें से कुछ को रोशनी के कारण भ्रम हो गया हो। कुछ लोग तो पागल किस्म के गवाह भी रहे जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और सबसे बुरे गवाह तो वो थे जो अपनी तरफ से सबूतों को गढ़ रहे थे। विली मुस्कुराया और बोला, हाँ रॉजर, मैंने भी एक अनाड़ी आदमी की तरह इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर नज़र रखी है, और मैं इस बात पर तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और इसीलिए मुझे हैरानी है कि तुम इन खबरों को गंभीरता से कैसे ले रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर टेक्सास की इस घटना को ही ले लो। गवाह ने खुद माना है कि वो उस समय बहुत थका हुआ था, मानसिक रूप से चौकन्ना नहीं था, और वो भारतीय देहाती, उसने तो ढेर सी शराब पी रखी थी और वो बुरी तरह से धुत था। जहाँ तक सिस्टर मारिया का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि उनकी बात कितनी विश्वसनीय हो सकती है, और अगर तुम मैक्सिको, कंबोडिया और ऑस्ट्रेलिया से मिली खबरों को देखो तो अविश्वास की यही प्रॉब्लम उन सब में भी नज़र आएगी। अब ये बात तो जाहिर है कि इन सारी घटनाओं में आँखों को जो नज़र आ रहा है, असल में उनमें उससे कहीं कुछ ज़्यादा है, वरना तुम मुझे ये सारी कतरनें नहीं दिखाते। रॉजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक विली, इनमें से कोई भी खबर या गवाह यकीन करने लायक नहीं है। अगर कानूनी तौर पर इनकी जांच की जाए तो वो उसके आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे पास इससे कहीं ज़्यादा प्रूफ है। रॉजर दोबारा अपनी मेज़ तक गया और उसने ताला खोलकर ड्रॉअर से एक लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल। लिफाफा खोलकर उसने उसमें से एक फ़ोटो निकाली। विली ने उस फोटो को अच्छी तरह से जांचा परखा। फिर उसने उसे लेंस से देखा, जो हमेशा उसकी जेब में मौजूद रहता था। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव आ जा रहे थे, और उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर रॉजर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे ऐसा ही होने की उम्मीद थी, और अंत में वो पल आया जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। विली के मुंह से अचानक ही सीटी की आवाज़ निकली। रॉजर ने उसे कहा, जो तुम लेंस से देख रहे थे उसे हम कंप्यूटर की मदद से 1000 गुना बड़ा करके पहले ही देख चुके हैं। लेकिन रॉजर, तुमको ये तस्वीर मिली कहाँ से? ये तस्वीर मुझे मेरे कलीग डिक फ्रॉस्ट ने भेजी है, जिसे उसने अपने अंतरिक्ष अभियान के समय लिया था। शायद ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी मिशन था, क्योंकि उसके बाद हमें नहीं पता कि उसका या उसके यान का क्या हुआ। विली ने आश्चर्य से कहा, क्या बात कर रहे हो रॉजर? इतना बड़ा अंतरिक्ष यान खो जाए और किसी को पता भी ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने कहीं इस घटना के बारे में पढ़ा हो। रॉजर ने सहमति जताई और बोला, ठीक कहा तुमने। मुझे तुम्हें ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन ये चौथा अंतरिक्ष यान था जो गुम हो गया। पहला अंतरिक्ष यान सेना का था, दूसरा CIA का था, और तीसरे पर वैज्ञानिक परीक्षण करने वाले उपकरण लदे हुए थे।
फ्रॉस्ट को ये पता लगाने भेजा गया था कि तीसरा यान क्यों गुम हुआ था। उसे ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि उसे जो कुछ भी अनोखा या असाधारण दिखे उसकी टीवी तस्वीर हमें तुरंत भेज दे। अगर किसी कारण से उस वक्त वो अपने हाथ पांव हिला सकने की हालत में ना हो तो इमरजेंसी बटन दबाकर वो तस्वीरों को ऑटोमेटिक तरीके से भी भेज सकता था। और हुआ भी यही। अपने होशो हवास में काम करने के लिए फ्रॉस्ट के पास बस 5 सेकंड थे। उसने इमरजेंसी बटन तब दबाया था जब वो ज़बानी संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। उस बटन से इसके जैसी हज़ारों तस्वीरें हमारे पास पहुंच गईं। और वो संदेश क्या था? फ्रॉस्ट ने क्या कहा था तुमसे? विली ने उत्सुकता से पूछा। तुमने मुझसे वही पूछा है विली, जो कोई वैज्ञानिक किसी FBI जांचकर्ता से उम्मीद करता है। तो सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब है कि फ्रॉस्ट के आखिरी शब्द ये थे, अंतरिक्ष यान, हरे इंसान उसमें से बाहर आ रहे हैं। मगर विली हैरानी भरी सोच में डूब गया। फिर उसने अपना पाइप सुलगाया और 2-4 गहरे कश लगाकर बोलना शुरू किया। इस आदमी का नाम क्या है? फ्रॉस्ट की खासियत क्या थी? क्या वो भी ख्याली दुनिया में उड़ाने भरने वाला आदमी था? मुझे नहीं लगता विली कि इस हादसे के बाद वो जिंदा बचा होगा। पता नहीं वो बेचारा कहाँ गया। और हाँ, मैं उसे ख्याली आदमी तो बिल्कुल नहीं कह सकता। वो तो बहुत ही हठी और ज़मीन से जुड़ा आदमी था। उसे जो भी करने को कहा गया वो सब उसने बड़ी ही कुशलता से पूरा किया था। लेकिन हाँ, एक बात है कि हमें उससे कभी भी नए नए विचारों या सुझावों की उम्मीद नहीं रही। रॉजर की इस बात पर विली ने मुंह बनाकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे जैसे आज़ाद समाज में तुम इस तरह की चीज़ को लंबे टाइम तक दबाकर नहीं रख सकते हो रॉजर। मैं ये सारी बातें सेनेटर ब्लैकमैन को ज़रूर बताऊंगा। सेनेटर ब्लैकमैन इस बात की ज़ोरदार वकालत करता था कि UFO बाहरी हमले के उदाहरण होते हैं। बाहरी यानी जो धरती से दूर अंतरिक्ष से आए हों। वो हमेशा वैज्ञानिकों पर आरोप लगाता था कि वो सबूतों को जानबूझकर दबाते हैं ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। रॉजर ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन आखिरी उपाय के तौर पर मैं एक सर्च मिशन पर जा रहा हूँ, ये पता लगाने के लिए कि फ्रॉस्ट का क्या हुआ। इस मिशन में 5 लोग मेरी मदद करने वाले हैं। अगर हम लौट कर नहीं आए, उसकी बात को काटकर विली ने कहा, तब तो भानुमति के इस पिटारे को खोलना ही पड़ेगा रॉजर। लेकिन एक बात बताओ, इस सारे किस्से को तुम किस तरह से देखते हो? देखो विली, मैंने तुमको सलाह मशवरे के लिए बुलाया है क्योंकि मुझे इस सारी चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो हरे इंसान हैं ये पूरी धरती पर फैले हुए हैं और इसके ऊपर वायुमंडल में भी। जब तक ये फ्रॉस्ट वाला किस्सा नहीं हुआ था मैं UFO की बात को बेवकूफ़ी भरी बात मानकर खारिज कर देता था। लेकिन तुमने खुद अब इसकी तस्वीर देखी है। इसमें अंतरिक्ष यान के आसपास सिगार की शक्ल के छोटे छोटे हरे इंसान साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कल्पना की उड़ानें भरने वाली किसी नन द्वारा नहीं बनाई गई है। और ना ही फ्रॉस्ट ने शराब पी रखी थी और ना ही उसका दिमाग थका हुआ था। ये विशुद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता। ज़मीन पर जो हमारा मॉनिटर लगा हुआ है उसके द्वारा दर्ज की गई फ्रॉस्ट की दिमागी ताकत काम कर रही थी। असल में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है विली, वो है फ्रॉस्ट का आखिरी शब्द, मगर। जाहिर है कि उसने जो कुछ देखा उसको लेकर उसके दिमाग में कोई शक था, लेकिन वो क्या शक था ये मुझे समझ नहीं आता। विली बोन्स ने एक ठंडी सांस ली और बोला, देखो रॉजर, जहाँ तक ज़मीन से जुड़े अपराधों के मामले में मेरे अनुभव का सवाल है तो वो तुम्हारी सेवा में पूरी तरह से हाजिर है। मैं अपनी तरफ से इस सारी बात के सिर पैर का पता लगाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन बुरा मत मानना, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई बात पता चलती है तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कहाँ और कैसे करूँ? रॉजर ने उसे एक नंबर दिया और बोला, ये एक ऑफिशियल फ़ोन नंबर है, तुम इस नंबर पर कॉल करना और मिस्टर B के बारे में पूछना। वो मेरा बॉस है। हालांकि मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ और ना ही ये जानता हूँ कि वो कौन है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव हुआ तो वो ज़रूर उचित कार्रवाई करेगा। ठीक है रॉजर,
लेकिन मुझे इस तस्वीर की भी ज़रूरत होगी, विली ने कहा। रॉजर ने एक शब्द भी कहे बिना वो तस्वीर उसे थमा दी। भाग 5। विली अगले दिन फिर आया। उसके पास अभी भी हरे इंसानों के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। रॉजर की तरह उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो बाहरी दुनिया के जीव थे, लेकिन फिर दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे सबूतों को भला कैसे झुटलाया जा सकता था, और इन सब से बढ़कर फ्रॉस्ट द्वारा भेजी गई तस्वीर को कैसे नकारा जा सकता था। उसने यूएफओ के बारे में, नकली तस्वीरों वाले सबूतों के बारे में कई बातें सुनी थी जिनकी बाद में पोल पट्टी खुल गई थी, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर थी उसे नासा के वैज्ञानिकों ने खुद लिया था और उसी संगठन की सबसे अच्छी लैब्स में उसे प्रोसेस किया गया था। इसीलिए तस्वीर के असली होने में शक की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं थी। फिर भी विली इस बारे में पूरी खोजबीन कर लेना चाहता था। अब क्योंकि वो तस्वीर बहुत ही गोपनीय थी, इसलिए वो इसके बारे में किसी और को नहीं बता सकता था, यानी अपने साथियों की मदद नहीं ले सकता था। इसीलिए उसने निजी तौर पर एक एक्सपर्ट की मदद लेने का फैसला किया, जो उसका भरोसेमंद दोस्त भी था। जॉर्ज बॉल्डविन इस काम के लिए सबसे सही था। वो एक खगोल शास्त्री था और अंतरिक्ष के बारे में टेलीस्कोप से मिलने वाली बारीक से बारीक सूचना की अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से गहराई से छानबीन करता था। उसे पूरा यकीन था कि जॉर्ज इस तस्वीर के बारे में ज़रूर उसकी कोई मदद कर पाएगा। इसीलिए उसने वेस्ट कोस्ट पर बनी जॉर्ज की लैब में लंबी दूरी की कॉल लगाई। हेलो जॉर्ज, मैं विली बोन्स बोल रहा हूँ। कैसे हो? सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक तस्वीर का एनालिसिस कर सकते हो? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अरे यार विली, तुम्हारी तो सारी बातें ज़रूरी ही होती हैं, लेकिन आज तो मैं जा रहा हूँ। पैलोमर में 2 रातों तक तारों को देखना है मुझे। उसके बाद हाइकिंग ट्रिप पर मेक्सिको जाना है। विली ने जवाब दिया। तारों तक तो ठीक है, लेकिन हाइकिंग को भूल जाओ। मैं 2 दिनों में तुमसे लॉस एंजलिस में मिलूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया ताकि जॉर्ज ज़रा भी अगर मगर ना कर सके। फिर विली ने मन ही मन हिसाब लगाया। रॉजर का मिशन केप कैनेडी से 10 दिन में शुरू होने वाला था। 2 दिन जॉर्ज के इस तारों वाले प्रोग्राम में नष्ट हो जाने थे, फिर बचते थे 8 दिन। उसे 1 दिन कम से कम उस मिस्टर बी से संपर्क करने और अपनी खोजों के बारे में बताने के लिए भी चाहिए होगा। अगर वाकई कोई बात निकलकर सामने आती है तो इस तरह सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके पास मुश्किल से 1 हफ्ते का समय बचेगा। 2 दिन बाद जब वो जॉर्ज से उसकी लैब में मिला तो वो ऊँघ रहा था। शुरुआती अभिवादनों और थोड़े गाली गलौज के बाद विली ने जॉर्ज को वो तस्वीर दिखाई। तस्वीर के पीछे लगी ऑफिशियल स्टैम्प्स को वो पहले ही मिटा चुका था। जॉर्ज ने शिकायती स्वर में कहा, ये क्या कोई मजाक है? तुम इस तस्वीर को किसी वैज्ञानिक पत्रिका में छपवा देते। वो सब छोड़ो जॉर्ज, तुम मुझे ये देखकर बताओ कि इस तस्वीर से तुम क्या क्या पता लगा सकते हो। ये तस्वीर असली है या नकली है? इस बात के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जॉर्ज। जॉर्ज ने सवाल किया। देखो, ये जो तस्वीर है ये किसी नॉर्मल कैमरे से नहीं खींची गई है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ली गई है। इस तस्वीर में जितना हमारी आंखों को नज़र आ रहा है, असल में उससे कहीं बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम असल में क्या पता लगाना चाहते हो? विली ने बेचैनी से कहा। काश मुझे पता होता कि मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें इस तस्वीर के एक एक टुकड़े की बारीकी से जांच करनी है। तुम्हारे हिसाब से इस काम में कितना टाइम लग जाएगा? 1 हफ्ता, और अगर मैं अपनी नींद की कुर्बानी दे दूँ तो हो सकता है इससे थोड़ा कम, जॉर्ज ने कहा। विली ने मुस्कुराते हुए गोलियों की एक बोतल निकाली और उसको जॉर्ज के हाथ में थमा दिया। ये गोलियां शर्तिया तुम्हारी नींद की ज़रूरत को आधा कम कर देंगी जॉर्ज। नींद में होने वाली इस कमी को तुम ये काम पूरा करने के बाद पूरी कर लेना। भाग 6। जॉर्ज सलीके के साथ अपना काम करने के लिए फेमस था, लेकिन विली के लिए उससे काम कराने का ये पहला एक्सपीरियंस था। वो जॉर्ज के डिवाइसेस की ऊंची HD कैपेसिटी देखकर हैरान था। उनकी सहायता से विली तस्वीर में मौजूद उन हरे इंसानों की एक एक उंगली तक देख सकता था। विली ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, क्या इस तरह के कई डिवाइसेस दुनिया में मौजूद हैं?
जॉर्ज ने कहा, मैं और डिवाइसेस के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये वाला तो मैंने खुद बनाया था अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। फिर वो अपने काम में जुट गया। लेकिन हाथों में इतनी कुशलता के होते हुए भी जॉर्ज पल पल गुजरते टाइम को नहीं रोक पाया। जल्दी ही घंटे दिनों में बदल गए और विली द्वारा डिसाइड किया गया 1 हफ्ता भी पूरा होने को आ गया, लेकिन उसे तस्वीर में से कुछ भी ठोस तथ्य नहीं मिल सके। कोई ऐसी चीज़ जो फ्रॉस्ट के अंतिम शब्द मगर पर कोई रोशनी डाल सके। जाहिर है कि विली के पास मिस्टर बी को बताने के लिए कुछ नहीं था। 7वें दिन उनकी लैब में एक नन्हा मेहमान आया। ये था जॉर्ज बॉल्डविन का 10 साल का बेटा जॉर्ज जूनियर। जूनियर बहुत ही होशियार और जिज्ञासु था। आते ही उसने विली के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी, जिनका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ, विली ने अपना सवाल दाग दिया। जॉर्ज जूनियर, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सवाल है। ये बताओ कि तुम यहाँ आज क्यों आए हो और यहाँ कितनी देर और टंगे रहने वाले हो। जूनियर ने बड़े ही आराम से कहा, ये तो एक नहीं 2 सवाल हो गए और इनके जवाब ये हैं कि मैं यहाँ अपने पापा की मदद करने आया हूँ और जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे उनको हाइकिंग पर लेकर जाना है। हम लोग पहले ही 1 हफ्ता लेट चल रहे हैं। शाम होते होते जॉर्ज ने अपना काम पूरा कर लिया। फिर उसने विली को अपने कंप्यूटर के पास बुलाया और समझाया कि वो किस तरह से काम करता है। फिर उसने कहा, देखो विली, अब तुम इस तस्वीर के किसी भी हिस्से को स्क्रीन पर खोल सकते हो और इस कंप्यूटर की लिमिट्स के अंदर जितना चाहे बड़ा कर सकते हो। मैं जो कुछ सूचनाएं निकाल सकता था उनको मैंने निकाल कर टेप पर डाल दिया है। अब मैं चलता हूँ, गुड लक। जॉर्ज फ्रेश होने के लिए चला गया और विली हताशा से भरकर वहीं बैठ गया। वो जानता था कि उसके स्टडी करने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर कोई अनोखी बात होती तो क्या वो जॉर्ज को नज़र नहीं आई होती? लेकिन फिर भी कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो कंप्यूटर चालू करके बैठ गया। उसे कुछ भी नया पता चलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जॉर्ज जूनियर के सवालों से बचने के लिए वो कंप्यूटर पर तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को देखने लगा। लेकिन जल्दी ही जॉर्ज जूनियर ने कंप्यूटर पर अपना कब्जा जमा लिया और उस तस्वीर को अलग अलग एंगल्स से देखने लगा। रह रहकर उसके मुंह से हैरानी भरी आवाज़ें निकल रही थीं। वाह, क्या ये आदमी असली है? ये किस तरह का जहाज़ है? और ये क्या है? वगैरह वगैरह। अचानक ही वो जोर से चिल्लाया। अचानक ही जॉर्ज जूनियर जोर से चिल्लाया, अरे देखो देखो, लगता है वो आदमी हैमबर्गर खा रहा है। काश मेरे पास भी होता, मुझे भी खाना है। विली के मन में विचार आया, ये एकदम ठेठ अमेरिकन बच्चा है जिसे सिर्फ खाने की ही बातें सूझती हैं। और इतना सोचते सोचते ही अचानक उसे जूनियर की बात की अहमियत का एहसास हुआ। वो दौड़कर कंप्यूटर के पास पहुंचा और उसने जूनियर को करीब करीब धक्का देकर हटा दिया। किधर है? कहाँ देखा तुमने वो? जूनियर ने उस हरे आदमी की तरफ इशारा किया जो सैंडविच जैसी कोई चीज़ कुतर रहा था। उसने बड़े ही गर्व भरे स्वर में कहा, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बिग मैक के बर्गर को देखते ही मैं तुरंत पहचान जाता हूँ। विली उत्साह भरे स्वर में चिल्लाया, तब तो जूनियर तुमने मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 बिग मैक बर्गर दिलवाऊंगा। पिछले 1 हफ्ते में विली इतना खुश कभी नहीं हुआ था। भाग 7। लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी की आखिरी फ्लाइट में विली अपनी सीट पर धंसा हुआ था। पिछले 3 घंटों के दौरान घटी घटनाएं किसी सिनेमा की रील की तरह उसके दिमाग में चल रही थीं। किस तरह जब बाथरूम से लौटने पर जॉर्ज को उसके बेटे की खोज के बारे में बताया गया था, किस तरह इस बात की अहमियत उसकी समझ में तुरंत आ गई थी, और किस तरह से उसने सैंडविच की हाई HD डेफिनेशन वाली तस्वीर निकाली थी जिसको जूनियर ने बड़े ही यकीन के साथ कंफर्म किया था कि वो वाकई बिग मैक का ही बर्गर था। किस तरह उसने मिस्टर बी को फ़ोन लगाया था और किस तरह आखिरी फ़्लाइट में उसके लिए सीट का इंतज़ाम किया गया था जबकि उस फ्लाइट की सारी सीटें भर चुकी थीं। तो इस सारी कवायद का मतलब ये था कि वो हरे इंसान असल में एलियंस थे ही नहीं, वो अमेरिकन्स थे। तो क्या वो स्पेस जैकर्स थे, यानी हाई जैकर्स की नई जमात जिसमें ऊंचे दर्जे के
ट्रेंड साइंटिस्ट शामिल थे जो सरकार से फिरौती की मोटी रकम वसूलते थे। शायद मिस्टर बी ही इस रहस्य पर कोई रोशनी डाल सकते थे। डैलास हवाई अड्डे पर एक नौजवान विली का रास्ता देख रहा था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम जॉनाथन है, आइए, मिस्टर बी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जॉनाथन ने विली का सामान उठा लिया और उसे काले रंग की एक लिमोजीन तक ले गया जहां एक वर्दी वाला शॉफर उनका इंतज़ार कर रहा था। कार में घुसते ही विली हैरानी से चिल्लाया, ये कैसी अजीब कार है। बाहरी लोग उस कार के अंदर झांक सकते थे, लेकिन उन लोगों को कार से बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कार एक्सप्रेसवे पर तेज़ रफ्तार से भागी जा रही थी। जॉनाथन ने उसे बताया, असल में मिस्टर बी बहुत ही शर्मीले इंसान हैं। जहाँ वो काम करते हैं वो चाहते हैं कि वहाँ उन्हें कोई न पहचाने। विली वॉशिंगटन के इलाके को अच्छी तरह से जानता था और उस वक्त वो रास्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। शहर के गिर्द बेल्टवे पर आते ही वे लोग वर्जीनिया की तरफ मुड़ गए। कुछ मील चलने के बाद वो मेन रोड छोड़कर छोटी सड़क पर मुड़ गए, जिसका अंदाज़ा विली को आसानी से हो गया। लेकिन उसके बाद ड्राइवर ने आगे पीछे की दिशा में इतनी बार मोड़ काटे कि उसे रास्ते का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं रह गया। आखिरकार कार एक अंडरग्राउंड कार पार्किंग में जाकर एक लिफ्ट के पास रुक गई। जॉनाथन ने जल्दी से विली को खींचकर बाहर निकाला और उसे लिफ्ट में करीब करीब धकेल ही दिया ताकि उसे आसपास की जगह का कोई अंदाज़ा ना हो पाए। उसके बाद वे लोग 12वीं मंजिल पर जाकर रुके। लंबे गलियारे से चलकर जॉनाथन ने एक छोटे से दरवाजे पर दस्तक दी जिसके ऊपर बी लिखा हुआ था। दरवाज़ा खुला। जॉनाथन ने धीरे से धक्का देकर किवाड़ खोला और विली को भी अंदर धकेलकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। विली ने बड़ी ही उम्मीद से चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह से खाली था। भाग 8। कमरे के अंदर एक टेबल थी और उसके सामने एक कुर्सी। विली अभी सोच विचार ही कर रहा था कि आगे उसे क्या करना है कि तभी उस मेज़ के पीछे से आवाज़ आई, मिस्टर विली, प्लीज़ बैठ जाइए। विली कुर्सी पर बैठकर आगे की घटनाओं का इंतज़ार करने लगा। आवाज़ फिर से आई, मुझे खेद है कि अपने शर्मीलेपन के कारण मैं पर्सनली तुमसे नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते हो तो प्लीज़ उसे टेबल पर रख दो। विली ने थोड़ी बेचैनी भरे स्वर में कहा, मिस्टर बी, मैं आपको ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे रॉजर बकलैंड और उसके ग्रुप को अपनी जान की बाजी लगाकर ये फालतू की अंतरिक्ष यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। मिस्टर बी ने बड़ी ही शांत आवाज़ में जवाब दिया, प्लीज़ बोलना जारी रखिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हैं कि आपकी सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हो सकता है मैं इस आखिरी घंटे में भी इस स्पेस मिशन को रुकवा दूँ। विली ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, रॉजर ने मुझे हरे इंसानों की घुसपैठ के बारे में बताया था। उसने मुझे ये भी बताया कि वो कल उनके बारे में पता लगाने के लिए इस मिशन पर जा रहा है। ये लोग कौन हैं और किस दूर दराज के ग्रह से आए हैं। उसने मुझसे इस मामले की अलग से जांच करने के लिए कहा था। उसने मुझे डिक फ्रॉस्ट द्वारा लिया गया फोटोग्राफ भी दिया था। मिस्टर बी की आवाज़ ने विली को बीच में ही रोक दिया। इतनी दगाबाजी! रॉजर को ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी के ऊपर जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ़ किया। और उसके बाद रॉजर ने तुम्हें मेरा टेलीफोन नंबर भी दिया। लेकिन तुमने पता क्या लगाया है? विली ने विस्तार से उसे बताया कि किस तरह से उस तस्वीर का एनालिसिस किया गया था। फिर उसने कहा, और उस एनालिसिस के बाद मैंने शायद वो पता लगा लिया है मिस्टर बी जो आपके एक्सपर्ट्स नहीं देख पाए थे। ये बात कि इस रहस्यमय अंतरिक्ष यान का एक यात्री अमेरिकन जंक फूड की आम चीज़ खाते हुए देखा गया है, ये साबित करता है कि वो आक्रमणकारी हमारे अपने ही ग्रह के लोग हैं, शायद हमारे अपने ही देश के निवासी। और वो लोग शायद हमारे साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस को किडनैप कर रहे हैं। अब ये तो जाहिर है कि ऐसा वो किसी बुरी नीयत से कर रहे हैं। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि कल आप वैज्ञानिकों की इस टीम को वहाँ मत भेजिए। उनकी बजाय आर्म्ड फोर्सेस की एक टुकड़ी को भेजिए जो उन बदमाशों को पकड़ सके। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर मिस्टर बी ने कहा, बधाई हो विली, तुमने एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर दिया है।
मुझे रॉजर के मिशन को रोक देना चाहिए, लेकिन मैं इसका क्रेडिट तुमको देना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करो, मैं तुम्हें फ्लोरिडा भिजवाने का इंतज़ाम करता हूँ। तुम तुरंत जाओ और रॉजर को अपनी जांच पड़ताल के बारे में बताओ। विली अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया और फिर उसने राहत की एक गहरी सांस ली। भाग 9। मिस्टर बी ने अपने काले रंग के टेलीफोन का रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। ये वही फ़ोन था जिसका इस्तेमाल वो अपने सहायकों से बातचीत करने में करता था और अभी अभी उसने जोनाथन को निर्देश दिया था कि उसे आगे क्या करना है। फिर उसने अपनी टेबल पर रखा हरा वाला टेलीफोन उठाया। उसके अलावा मेज़ पर एक और टेलीफोन भी था जो लाल रंग का था। उसने भेद भरे स्वर में कहा, मिस्टर ए। उधर से आवाज़ आई, हेलो बी, कैसा चल रहा है? क्या सब कुछ तैयार है? हाँ मिस्टर ए, सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अभी अभी मेरे पास एक FBI एजेंट आया था जिसका नाम विली बोन्स है। उसने पता लगा लिया है कि ये हरे इंसान हमारे ही देश के लोग हैं। दूसरे छोर से गालियों की एक बौछार सुनाई दी, लेकिन ए जानता था कि खुद पर काबू कैसे किया जाता है। उसने उन सारी बातों के बारे में पूछा जिन्हें विली ने बी को विस्तार से बताया था। पूरी कहानी सुनने के बाद ए ने खींचे हुए स्वर में कहा, ये ज़रूर माइक होगा। जंक फूड सामने आते ही उस कमबख्त पेटू से रुका नहीं जाता है। पिछले महीने ही मैंने उसे हैमबर्गर खाते देखा था। मैं गिन भी नहीं पाया कि वो कितने हैमबर्गर खा गया। बार बार यही कहता था कि एक और खाऊंगा, एक और खाऊंगा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर बी ने थोड़े अफसोस से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि सारी दुनिया पर निगरानी करने की हमारी योजना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब इसने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। जब रॉजर और उसके ग्रुप का भी अपहरण हो जाता तो उसके बाद इन एलियंस का आतंक चारों तरफ फैल जाता और सेनेटर ब्लैकमैन आसमान सिर पर उठा लेता। मुझे इसकी पूरी उम्मीद थी। उस जांच पड़ताल में बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का सबूत दे देते कि बाहरी दुनिया के कोई भी जीव मौजूद नहीं है, और इस पूरे विवाद के दौरान हमारे हरे इंसान बिना किसी रोक टोक के अपने जासूसी मिशनों को जारी रखते। कितनी कमाल की योजना थी मिस्टर ए, लेकिन सब कुछ गुड़ गोबर हो गया क्योंकि इस कमबख्त माइक को हैमबर्गर चाहिए ही चाहिए। ए ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, अरे बी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये योजना खत्म हो गई हो। ये योजना अभी भी चालू है और चालू रहेगी। लेकिन हम इसे चालू कैसे रख सकते हैं मिस्टर ए, जबकि विली इसके बारे में सबको बोलता रहेगा? वो अभी फ्लोरिडा के रास्ते में है, हम उसे कैसे रोक पाएंगे? मिस्टर ए ने जवाब दिया, उसका इंतज़ाम भी हो जाएगा। हम उसे भी रॉजर के साथ उनकी उस बस्ती में भेज देंगे। फिर वहाँ जाकर वो बेशक पूरी ज़िंदगी जांच पड़ताल करता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बी को ए की इस बात में दम नज़र आया। कितना आसान तरीका था। विली को भी अगवा किए गए वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों की बस्ती में डाल दो, फिर कोई इतना दिमाग चलाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर उसके मन में एक और संदेह पैदा हुआ और उसने ए से सवाल किया, लेकिन क्या ये उचित होगा कि जो देश अपने नागरिकों, इंसानी अधिकारों और ऐसी सारी चीज़ों पर गर्व करता है, ऐसा देश खुद ही अपने लोगों को किडनैप करके समाज से अलग थलग कर दे? लेकिन ए के पास इन सारे संदेहों का पूरा जवाब था। उसने बड़े ही आराम से कहा, किसी भी देश पर अपने नागरिकों का अपहरण करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। और फिर वो सारे साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस जिनको हमने दुनिया से अलग थलग कर दिया है, बड़े ही मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स पर काम करते हुए पूरी संतुष्टि का भी अनुभव कर रहे हैं। 10 साल बाद जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हम उन्हें वापस लौटा लाएंगे। ये बात सुनकर बी भी संतुष्ट हो गया। आखिरकार उनके पास अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का और कोई तरीका नहीं था जिसमें पूरे देश के सबसे बेहतरीन दिमाग लगे हुए थे। ये प्रोजेक्ट पूरी गोपनीयता के साथ चलाया जाएगा और बाहर के किसी आदमी को शक भी नहीं होगा। वो जान गया
कि किडनैप किए गए सारे साइंटिस्ट बस्ती में एक मिशन पर खुशी खुशी काम कर रहे थे। यहाँ तक कि फ्रॉस्ट ने भी अपने इस नए काम को उत्साह के साथ अपना लिया था। उसके विचारों को ही जैसे शब्द देते हुए ए ने आगे कहा, ज़रा याद करो बी कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बड़े बड़े साइंटिस्ट्स अपने टाइम के सबसे घातक हथियार बनाने के लिए कितनी निष्ठा से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको ये यकीन दिला दिया गया था कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमने अपने इन साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस को भी यकीन दिला दिया है कि इस स्पेस एज में चारों तरफ अंतरिक्ष पर कब्जा जमाना धरती की ज़मीन जीतने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो हमारे इस प्रोजेक्ट पर खुशी खुशी काम कर रहे हैं। बी ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ ठीक है, इसे ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही। असल में बी खुद भी कभी एक वैज्ञानिक था और उसे ये देखकर दुख होता था कि किस तरह से वैज्ञानिकों को राजनीति के खेल में मोहरे बनाया जा रहा था। इसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार ये सब कुछ सदियों से होता आया था और आगे भी होता रहने वाला था। लेकिन फिर व्यावहारिक पहलुओं पर लौटते हुए उसने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमें एक फॉर्मेलिटी और पूरी करनी है। विली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है। उसे किडनैप कराने के लिए मुझे सबसे ऊपर की अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होगी। उसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा। गुड बाय। इतना कहकर ए ने फ़ोन बंद कर दिया। बी ने हरे वाले रिसीवर को पटकते हुए मन ही मन विली को भी अलविदा बोल दिया। वो ए की काम करने की मुस्तैदी को जानता था और उसे जल्दी ही किसी कार्रवाई की उम्मीद थी, और ए ने भी उसे निराश नहीं किया। उसकी मेज़ पर रखा लाल रंग का टेलीफोन एक बार फिर से घनघनाने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।